मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेटल किसको कहते हैं। मेटल, देखो मेटल उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता होती है। मतलब ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज, इलेक्ट्रॉन को खोते हैं ना, जो उनको क्या कहते हैं, मेटल। इलेक्ट्रॉन को खोने वाले क्या होते हैं, मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं उन्हें मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, मेटल। इलेक्ट्रॉन को जो खोते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, उन्हें मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मेटल। अब मैंने बताया कि हम किस चीज को बोलेंगे कि मेटल इलेक्ट्रॉन को खोने वाले। कौन खोएगा इलेक्ट्रॉन को, जिनकी वैलेंसी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जिनकी वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो मेटल को खोएंगे। जैसे सोडियम, देखो सोडियम, ये सोडियम है, इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 1, तो इसकी वैलेंसी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको निकाल देगा, ये इसको, क्योंकि 8 पूरे करने होते हैं ना, तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो इसका ये वैलेंसी शेयर हो जाएगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो ये मेटल है। जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 2, तो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। अब जैसे एल्यूमिनियम है, तो उसका कन्फिग्रेशन हो गया 2 8 3, तो ये इन 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। पता है ना आपको, इलेक्ट्रॉन को निकालने से प्लस का साइन आता है। क्या आता है, प्लस का साइन। तो जैसे सोडियम है, तो जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना, तो इस पे 1 प्लस आ जाएगा। अब जैसे मैग्नीशियम है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस आ जाएगा। और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा, 3 प्लस। यानी मेटल उनको कहते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को खोने की क्षमता होती है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को खोकर प्लस बन जाए, वो होती है मेटल। जो इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बन जाए, प्लस। और प्लस समझते हो, प्लस को बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं, कैटायन। तो मेटल में कैटायन बनने की टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी होती है, कैटायन बनने की। कैटायन, मेटल में किस चीज की टेंडेंसी होती है, कैटायन बनने की। किस चीज की टेंडेंसी होती है, कैटायन। अब एक शॉर्टकट होता है जिसके पीछे ना IUM है, उससे पकड़ना। अगर नाम के पीछे IUM है तो मेटल होगा। जैसे मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, तो पीछे IUM आ रहा है ना, तो मेटल है। जैसे सोडियम है, सोडियम का सिंबल है, तो जैसे IUM आ रहा है ना, तो ये मेटल है। जैसे मैग्नीशियम है, IUM आ रहा है, मेटल है। सोडियम है, IUM आ रहा है, मेटल है। ऐसे पोटेशियम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक भी है कि हम कैसे पहचानेंगे, IUM से पहचान सकते हो, ये एक मेटल है। क्या है, एक मेटल है, ठीक है। ये सब क्या है, मेटल। देखो जैसे आप ना, जैसे हम ग्रुप 1 की एलिमेंट लिखते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट ऐसे, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, मैंने कई बार बताया तुम्हें, लीना की रब से फरियाद। फिर हम ग्रुप 2 के एलिमेंट लिखते हैं, इन्हें ग्रुप 2 कहते हैं। तो ये बेटा मांगे कार स्कूटर, ये बेटा मांगे कार स्कूटर एंड बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये सब हमारे मेटल, ये सब मेटल्स हैं बच्चों, ये सब क्या है, हमारे मेटल्स। तो इन्हें हम मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम, तो ये सब मेटल्स हैं, ये सब मेटल, इन्हें कहते हैं अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। तो इन्हें हम अर्थ एल्कलाइन मेटल्स कहते हैं, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। अर्थ का मतलब है ये अर्थ से, ये अर्थ से निकले हैं, ये अर्थ एल्कलाइन मेटल है, अर्थ से निकले। एल्कलाइन का मतलब होता है कि अगर ये पानी में इनका बेस बनाओगे ना, पानी में घुलनशील होगा। इनके बेस पानी में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो एल्कलाइन मतलब बेस, मतलब इनके जो बेस होते हैं, बेस बनाने से कहते हैं ना, इनके साथ 2 H लगाने होते हैं, इनके साथ 1 H लगाना होता है। तो जो इनके बेस है पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, इनके भी पानी में घुलनशील होते हैं, तो इनको एल्कली मेटल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम, पर ये अर्थ से इनका कोई संबंध नहीं है, तो इनके आगे अर्थ नहीं लगाना है। तो इन्हें क्या कहते हैं हम, एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं इन्हें हम, और इन्हें क्या कहते हैं हम, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स, अर्थ एल्कलाइन मेटल्स। तो ये सब भी मेटल है, ये सब भी मेटल है, ठीक है। तो एक तरीका और समझ लीजिए, जैसे आपने ऐसे लिखा, देखो ऐसे लिखा आपने, स्कूटी लिखो, स्कूटी लिखो, स्कूटी, स्कूटी VCR मांगा, ऐसे लिखो, स्कूटी VCR मांगा, फिर भी कुछ नहीं मिला कमबख्त जिडान को, ऐसे। ये सब भी मेटल्स ही है, ये सब भी क्या है, मेटल्स। स्कूटी VCR मांगा, फिर भी कुछ नहीं मिला कमबख्त जिडान को। तो ये स्कैनेडियम है। क्या है ये, स्कैनेडियम। देखो IUM आ रहा है, मेटल है। ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम, देखो IUM आ रहा है, मेटल है। वेनेडियम है, वेनेडियम IUM आ रहा है, मेटल है। क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम IUM आ रहा है, मेटल है, ठीक है। अब इसमें तो नहीं आ रहा, तो हर जगह तो रूल नहीं चलता, पर ये भी मेटल है, ठीक है। मैग्नीज, MAGNESSE, मैग्नीज, ये आयरन में नहीं आ रहा IUM, ये भी मेटल है। कोबाल्ट में नहीं आ रहा, ये भी मेटल है। निकल में नहीं आ रहा, ये भी मेटल है, ठीक है। कॉपर में नहीं आ रहा, ये भी मेटल है। और जिंक भी मेटल है, जिंक भी क्या है, मेटल। बाकी आपने पढ़ा, ये सिल्वर होता है, ये गोल्ड होता है, ये प्लेटिनम होता है, ये भी मेटल होती है, ये भी क्या होती है, मेटल। और ये कम रिएक्टिव होती है। क्या होती है ये वो मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है। ये कौन सी मेटल है, जो लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड सिल्वर और प्लेटिनम। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये कौन सी मेटल है,
ये वो मेटल है जो लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव। और हाईली रिएक्टिव में आता है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और, ये वो मेटल है जो हाईली रिएक्टिव है, जो क्या है, हाँ। तो हाईली रिएक्टिव में क्या क्या आता है, सोडियम और पोटेशियम। इनको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, किसमें रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, क्योंकि खुले में और पानी में आग पकड़ लेती है। क्या पकड़ लेती है, आग। तो मैं पूछूंगा आपसे कि वो मेटल बताओ जो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या बोलोगे, सोडियम और पोटेशियम। और वो मेटल बताओ जो लीस्ट रिएक्टिव है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो मेटल में किस चीज की टेंडेंसी होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन को खोकर क्या बनने की, कैटायन बनने की। क्या बनने की, कैटायन। अब देखो मेटल में जो गुण होते हैं ना, उनको तुम ऐसे याद कर सकते हो, मैंने तुम्हें बताए थे पहले भी कि मेटल में गुण ऐसे याद कर सकते हो। एमएसडी लिख दो आप, क्या लिख दो आप, एमएसडी, एमएसडी, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे लिख दो, ठीक है। तो एम का मतलब होता है मैलेबिलिटी, एम का मतलब क्या होता है, मैलेबिलिटी। तो मैलेबिलिटी एक गुण होता है, सुनिए मैलेबिलिटी क्या होती है, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का मतलब होता है मेटल को शीट में कन्वर्ट करना, मेटल का शीट बनाना, मेटल का शीट बनाना, तो उसे कहते हैं मैलिएबिलिटी। क्या कहते हैं उसे, मैलिएबिलिटी, ठीक है। लिखेंगे ऐसे, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, क्या लिखेंगे हम बच्चों, सुनो, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स में मौजूद वो गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण, बाय वर्च्यू ऑफ समझते हो, जिस गुण के कारण, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिस गुण के कारण, इट कैन बी कन्वर्टेड, हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, उसको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट्स में, मतलब मेटल को पतली शीट बनाना, पतली चादर बनाना मेटल की। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स, ठीक है, इनटू थिन शीट्स। द मेटल, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स मतलब मेटल में मौजूद वो गुण, बाय वर्च्यू ऑफ विच माने जिस गुण के कारण, जिस गुण के कारण, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स आफ्टर बीटिंग, मतलब मारने के, मतलब पीटने पे, आफ्टर बीटिंग, ठीक है। या चलो इसको हटा दो, ठीक है। मतलब थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, थिन शीट्स में क्या करना, कन्वर्ट करना, तो उनको पीट पीट के उनकी पतली चादर बनाना, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे मैलेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, तो मैलेबिलिटी का जो एग्जांपल होता है ना, मैलेबिलिटी का एग्जांपल होता है, मैलेबिलिटी का एग्जांपल होता है गोल्ड एंड सिल्वर। तो फॉर एग्जांपल क्या है इसका, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो AU, AG ऐसे लिखो। तो ये हाईली मैलेबल मेटल है। ये कौन सी मेटल है, हाईली मैलेबल। तो मैलेबिलिटी का मतलब है, मैलेबिलिटी का मतलब सिंपल है, तो सिंपल है, इससे भी याद कर सकते हो महेंद्र सिंह से। जैसे ये मैलेबिलिटी है ना, तो इसका मतलब होता है शीट बनाना है, ऐसे ऐसे याद कर सकते हो कि मैलेबिलिटी का मतलब होता है, कभी कंफ्यूज हो, मैलेबिलिटी का मतलब क्या हो जाएगा, मैलेब आगे ऐसे लिखा हुआ है, मतलब शीट में कन्वर्ट करना मेटल को, मेटल को इसमें कन्वर्ट करना शीट में। तो एक गुण तो इसमें ये होता है, एक गुण जो होता है मेटल में, एस, एस मतलब होता है शाइन, एस मतलब क्या होता है, शाइन, मतलब मेटल में चमक मारती है, क्या मारती है, मेटल में चमक, ठीक है। एक गुण होता है इसके अंदर डक्टिलिटी, किसका गुण होता है, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी समझते हो, डक्टिलिटी का मतलब होता है उनको खींचना, मेटल को खींच सकते हैं, मेटल को, हाँ, उनको खींच के उनके पतले लंबे तार बनाना, तो उसे कहते हैं डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, मेटल्स में मौजूद वो गुण, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड, इट कैन बी कन्वर्टेड, it can be converted into thin wires, it can be converted into thin wires, यानी मेटल को खींचकर उसके पतले लंबे तार बनाना। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स, यानी मेटल के तार बनाना, उसे कहते हैं डक्टिलिटी। और इसका भी एग्जांपल क्या है, हाईली डक्टाइल मेटल, हाईली डक्टाइल मेटल क्या है, फॉर एग्जांपल है इसका भी सिल्वर एंड गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। तो हाईली डक्टाइल मेटल भी कौन सी है, सिल्वर गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। और हाईली मैलेबल भी कौन सी है, हाँ, डक्टाइल समझते हो, तन्यता, तन्यता मतलब धातुओं को खींचकर उनके पतले लंबे तार बनाना। और मैलेबिलिटी समझते हो, आघात वर्धनता, मतलब धातुओं को मार मार कर उनकी पतली चादरें बनाना, उनकी पतली चादरें बनाना, तो वो होती है मैलेबिलिटी। तो एग्जांपल क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड एंड, हाँ, तो डक्टिलिटी का मतलब भी गोल्ड एंड सिल्वर हो गया एग्जांपल, और मैलेबिलिटी का, डक्टाइल मतलब खींचना, डक्टाइल मतलब जैसे समझा 1 ग्राम गोल्ड से, अगर हमारे पास 1 ग्राम गोल्ड है, तो 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। गोल्ड को इतना पतला कर सकते हैं, इतना खींच सकते हैं, गोल्ड को इतना खींच सकते हैं, इतना पतला कर सकते हैं। यानी धातुओं में गुण होता है कि उनको खींचा जा सकता है, उनको खींचकर उनके तार बनाए जा सकते हैं धातुओं के, ठीक है। समझ आ गया कि मेटल माने धातु, मेटल माने क्या होती है, धातु। अब देखो एक पॉइंट पढ़ना है आपको कि ऑल मेटल्स, सारी की सारी जो मेटल्स होती है ना, ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सारी की सारी मेटल क्या होती है, सॉलिड होती है। एट ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर,
एट रूम टेम्परेचर। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। सारी की सारी मेटल कैसी होती है? सॉलिड होती है, एक्सेप्ट कौन सी मेटल है? एक्सेप्ट एक मेटल है, उसका नाम है मरकरी। क्या नाम बच्चों उसका? एक मेटल ऐसी है, उसका नाम क्या है? मरकरी, Hg। मरकरी एकमात्र ऐसी मेटल है जो क्या होती है? लिक्विड। जो क्या होती है? लिक्विड होती है एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड कहां पर बच्चों? एट रूम टेम्परेचर। रूम। तो देखिए लास्ट में क्वेश्चन रिगार्डिंग द मरकरी। So mercury is the only metal that is liquid at room temperature. That is room temperature. फिर तुमसे पूछा जाता है कि एक वो मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर होती है। मेटल दैट इज गुड कंडक्टर। मेटल दैट इज गुड कंडक्टर। एक ऐसी मेटल बताओ जो बहुत अच्छा कंडक्ट करती है, गुड कंडक्टर होती है, वो हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। एक मेटल जो गुड कंडक्टर होती है हीट की एंड इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है? तो वो कौन सी मेटल होती है बताओ, कौन सी है वो? वेरी गुड। तो वो मेटल है, आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सिल्वर। तो आंसर है हमारा Ag। आंसर क्या है हमारा? Ag, दैट इज सिल्वर। दैट इज सिल्वर। तो सिल्वर एक ऐसी मेटल होती है जो इलेक्ट्रिसिटी की और हीट की दोनों की क्या होती है? गुड कंडक्टर। दोनों की क्या होती है? और तुमसे अगर बैड कंडक्टर पूछे तो बैड कंडक्टर कौन है बताओ? तुमसे हाँ बैड कंडक्टर पूछे तो क्या है बच्चों? तो बैड कंडक्टर है आपका लेड। बैड कंडक्टर कौन है आपका? लेड। बोलो बैड कंडक्टर कौन है? लेड। याद रहेगा? तो बैड कंडक्टर हमारा है लेड। तो ये हमारा है बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर कौन है बच्चों? लेड है। लेड। लेड कौन है? लेड। ठीक है। हाईली रिएक्टिव तो समझ गए आप। हाईली रिएक्टिव कौन कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। तो हाईली रिएक्टिव की अगर मैं बात करूंगा ना, तो हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, तो हाईली रिएक्टिव में आपको पढ़ना पड़ेगा, बोलो, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये हाईली रिएक्टिव है। तो इनको किसमें रखते हैं हम? दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। दे आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल। तो इन्हें केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसमें रखते हैं? केरोसिन। बिकॉज इन एयर और इन वाटर इट कैचेस फायर। बिकॉज इन एयर, ठीक है, और इन वाटर, और इन वाटर, ठीक है, इट कैचेस फायर इजिली। ये आराम से आग पकड़ लेती है। इट कैचेस फायर इजिली, ठीक है, ये आराम से आग पकड़ती है किसमें? पानी में और हवा में। तो इसलिए इनको हम केरोसिन तेल में रखते हैं, ठीक है। तो याद रखना कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होती है, ठीक है। और लीस्ट रिएक्टिव आपको बताइए, ठीक है। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन सी होती है? लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होती हैं, लीस्ट रिएक्टिव आर कौन कौन सी है? गोल्ड, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये होती हैं लीस्ट रिएक्टिव। क्या होती है ये? लीस्ट रिएक्टिव। कौन कौन सी? सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये क्या होती है? अब कट विद नाइफ कौन सी होती है? जिन्हें चाकू से काट सकते हैं। ऐसी मेटल जिन्हें चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। बताओ कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। ये कट विद नाइफ है। क्या है ये? कट विद नाइफ, ठीक है। और वो मेटल बताओ जिसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है? मेटल दैट आफ्टर पुटिंग, मेटल दैट आफ्टर पुटिंग ऑन आवर पाम, दैट आफ्टर पुटिंग, पुटिंग माने रखने पर, ऑन आवर पाम मतलब जिसे हम अपनी हथेली पे रखते हैं, गेट्स इजिली मेल्टेड, गेट्स इजिली, वो आराम से पिघल जाती है, वो आराम से पिघल जाती है। तो ऐसी मेटल जो हमारी हथेली पर रखते पिघल जाती है, तो उसका आंसर है गैलियम। क्या आंसर है उसका? गैलियम, Ga, गैलियम, ठीक है। तो गैलियम ऐसा लिखते हैं, GALLIUM, ठीक है। मतलब इसका ना हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है? हाई बॉइलिंग पॉइंट। बट लो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट। लो क्या होता है इसका? मेल्टिंग पॉइंट। मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई का मतलब है कि इसे टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं? टेम्परेचर मेजरमेंट में। क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल करते हैं ना, तो कहीं गर्म जगह हम इसे ले गए और वहां ये नहीं उबली, तो इसका मतलब टेम्परेचर अभी कम ही है, वरना तो उबल जाती। तो इसे किसमें यूज करते हैं हम? टेम्परेचर मेजरमेंट में। किसमें यूज करते हैं हम? तो ध्यान रखना, वो पूछ सकते हैं ऐसी धातु बताओ जो टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज होती है। तो आंसर क्या है? गैलियम। आंसर क्या है? तो लीस्ट रिएक्टिव होगी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और हाई रिएक्टिव होगी सोडियम, पोटेशियम। कट विद नाइफ होगी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। एक ऐसी मेटल जिसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो होता है, सिल्वर, और ठीक है, और जिसमें नहीं होता लेड, और जो लिक्विड होती है वो मरकरी। और मैटर में किस चीज की टेंडेंसी होती है? इलेक्ट्रॉन को खोकर कैटायन बनने की। अब समझिए, अब हमारे पास है नॉन मेटल्स। अब हमारे पास क्या है? नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में ना इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। क्या करती है इलेक्ट्रॉन को? ये इलेक्ट्रॉन को गेन करती है नॉन मेटल्स। देखो इनके नाम के पीछे ना EN आएगा। क्या आएगा? EN।
जैसे आपने लिखा ऑक्सीजन, क्या लिखा आपने? ऑक्सीजन, तो समझ जाओ EN आ रहा है ना, तो ये नॉन मेटल है। जैसे आपने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिखा आपने? हाइड्रोजन, तो EN आ रहा है ना, तो समझ जाओ ये नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, बोलो। वैसे तो सल्फर भी है, कुछ तो EN वाले तो होते ही होते हैं। ठीक है, कार्बन, कार्बन तो उसमें आता है, इंसुलेटर में, इसमें आता है। तो बच्चों ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये सल्फर है, और ये क्या है? तो ये किसमें आएंगी हमारी? नॉन मेटल में। ये किसमें आएंगी हमारी? नॉन मेटल में। ठीक है, कार्बन भी नॉन मेटल में ही आता है। किसमें आता है? नॉन मेटल में। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन बोले तो O, ऑक्सीजन बोले तो क्या हो गया हमारा? हाँ, नाइट्रोजन देखो ये आ रहा है, तो ऑक्सीजन O हो गया, हाइड्रोजन H हो गया, सल्फर S हो गया, बाकी नाइट्रोजन, बाकी क्या हो गया हमारा? नाइट्रोजन। तो इसमें भी EN आ रहा है, तो ये भी मेटल है, तो ये नॉन मेटल है, तो N हो गया। क्या हो गया? N। नॉन मेटल में ना एक शॉर्टकट बिग याद रखना। क्या रखना? बिग। एक शॉर्टकट है ना, बिग याद रखो, ऐसे BIG, BI और G। तो ऐसे शॉर्टकट याद करो, BIG है। देखो बी माने है यहाँ पे ब्रोमीन है, बी माने क्या है यहाँ पर? ब्रोमीन। मतलब ये एक ऐसी नॉन मेटल है जो लिक्विड होती है। बराबर दे दो। तो ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, और आयोडीन कैसी नॉन मेटल है? आयोडीन हमारी शाइनिंग नॉन मेटल है। आयोडीन कैसी नॉन मेटल है? शाइनिंग। और ये एक ऐसी नॉन मेटल है जिसमें बहुत अच्छा करंट फ्लो होता है। ग्रेफाइट यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होती है ये? गुड कंडक्टर। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मैं पूछूंगा ये सारी चीजें आपसे। ठीक है, कि जैसे कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती है? बताओ, आंसर क्या है? ब्रोमीन। कौन सी नॉन मेटल लिक्विड होती है? ब्रोमीन। कौन सी नॉन मेटल में चमक होती है? आयोडीन। आयोडीन है ना। एंड कौन सी नॉन मेटल में करंट फ्लो होता है? ग्रेफाइट। नॉन मेटल में से करंट फ्लो नहीं होता, किसमें होता है? ग्रेफाइट में। जैसे मैं कार्बन की बात कर रहा था ना, कार्बन, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स माने कार्बन के जैसे और रूप, तो उन्हें समरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप। कार्बन के और रूप बताओ, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। एक होता है एलोट्रॉप इसका डायमंड। क्या होता है? एक इसका डायमंड। और एक क्या होता है? ग्रेफाइट। एक क्या होता है? ग्रेफाइट। और एक होता है इसका बकमिंस्टर फुलरीन। क्या होता है? बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, इस नाम से। मतलब इसमें 60 कार्बन के एटम होते हैं, और इसका फुटबॉल जैसा शेप होता है। क्या होता है इसका? फुटबॉल जैसा शेप। ठीक है, 60 कार्बन के एटम होते हैं। ये ग्रेफाइट है, गुड कंडक्टर। देखो सुनो, डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है डिफरेंस? कि ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, मतलब शीशे को काटने में यूज होता है। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो डायमंड क्या है बच्चों? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है ये? हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट क्या है हमारा? ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। क्या है हमारा? ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट जो होता है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। डायमंड नहीं होता, क्योंकि ग्रेफाइट में ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास। क्या होता है इसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इसमें घूमता रहता है, तो वो इसे एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये बैड कंडक्टर होता है। और बाकी बकमिंस्टर फुलरीन जो है, ये प्योरेस्ट फॉर्म है। क्या है ये? प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म। कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म है। तो डायमंड हो गया हार्डेस्ट सब्सटेंस, एंड ग्रेफाइट हो गया हमारा सॉफ्ट सब्सटेंस। डायमंड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो कार्बन जो है ना, कार्बन वैसे तो वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं? इसमें करंट फ्लो नहीं होता, उसे इंसुलेटर कहते हैं। लेकिन इसका इस वाले रूप में करंट फ्लो होता है, तो ये एक्सेप्शन केस है। ठीक है, तो कार्बन की कौन सी फॉर्म में करंट फ्लो होता है? ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में कार्बन का ग्रेफाइट है क्या? एलोट्रॉप्स। क्या है? हाँ, तो कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं? कौन कौन से? हाँ, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरीन। ठीक है, तो एक मैं मेटल में पॉइंट बताना भूल गया कि मेटल जो होती है ना, मेटल सोनोरस होती है। क्या होती है? सोनोरस। मतलब मेटल को पीटने पे, मेटल आफ्टर बीटिंग, अगर हम मेटल को पीटेंगे तो मेटल आफ्टर बीटिंग प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड। तो मेटल बीटने पे क्या प्रोड्यूस करती है? रिंगिंग साउंड। क्या प्रोड्यूस करती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनोरस। क्या कहते हैं इसे? सोनोरस माने एसओ से पकड़ो, एसओ, एसओ माने साउंड। एसओ मतलब हाँ, तो मेटल मारने पे क्या प्रोड्यूस करेगी? साउंड। देखो, तो ये मेटल में गुण हो गए। तो मेटल डक्टाइल हो गई, मैलिएबल हो गई, शाइन हो गई, सोनोरस हो गई, गुड कंडक्टर हो गई। किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। हीट की और इलेक्ट्रिसिटी। चलो इतना याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, करो। देखिए सुनिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल में। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। देखिए मेटल की प्रॉपर्टी में देखिए जल्दी से,
कि मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन देखिए, मेटल विद ऑक्सीजन, मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है ना तो प्रोडक्ट बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है हमारा? मेटल ऑक्साइड। मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है क्या प्रोडक्ट बनता है हमारा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है हमारा? मेटल ऑक्साइड। इसमें साफ आ रहा है क्या? मैं लाइट ऑन करो, अब इसको रख दो, एक मिनट। मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। आप पहुंचो ऊपर तीनों, सेकंड फ्लोर पर रूम के अंदर बैठने जाओ, थर्ड में जाना। देखो ये जो मेटल है ना, तो जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा हमारा? मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ध्यान रखना इसको। जैसे ये ट्वाइस ऑफ Cu है प्लस के O2 है, तो बन गया ट्वाइस ऑफ Cu, ट्वाइस ऑफ, यानी ये कॉपर ऑक्साइड बन गया। अब कर दो तो ट्वाइस ऑफ क्या बन गया? ये Cu, ट्वाइस ऑफ Cu। देखो ये हमारा मेटल है और ये ऑक्सीजन है, तो ये बन गया हमारा मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये ध्यान रखना कि मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा हमारा? मेटल ऑक्साइड। क्या हुआ? तो मेटल की जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। याद होगा सबको? मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। ये मेटल ऑक्साइड बनेगा। देखो थोड़ा, जैसे एल्युमिनियम है, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करो तो प्रोडक्ट बनता है Al2O3। प्रोडक्ट क्या बनता है? Al2O3। अब जैसे यहाँ 2 एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे? और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 3 लगा दो। अब यहाँ पे 6 ऑक्सीजन होगी ना, तो यहाँ पे 2 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे? अब यहाँ पे 4 एल्युमिनियम होगी तो यहाँ पे आप 4 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे आप? बच्चों आवाज नहीं, तो यहाँ पे 4 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे आप? 4। तो मतलब ये मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। क्या हो गया? तो देखो सुनो, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? नेचर में बेसिक। ये ध्यान रखना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में बेसिक होते हैं, बेसिक। और वो पूछ लेता है कि मेटल का ऑक्साइड लिटमस को किस से किस कलर में चेंज करेगा, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड बेसिक है तो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देंगे। लाल से कैसा रंग कर देंगे? नीला। ध्यान दो, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। ध्यान दो, मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? बेसिक। जैसे मैं तुमसे ये वाला ऑक्साइड पूछूं, ये Na2O, तो ये मेटल का ऑक्साइड है, तो यानी कि कैसा नेचर में? ये बेसिक है। क्या है? हाँ, तो ये नीले को किसमें कन्वर्ट कर देगा? ब्लू कलर को। नीले को लाल कर देगा। नीले को क्या कर देगा? लाल। सॉरी, बेस है ना, तो बेस क्या करते हैं? रेड टू ब्लू, रेड टू ब्लू, लाल को नीला करते हैं बेस। समझ आ गया? तो ये देखो, ये मेटल है और ये ऑक्सीजन है, यानी मेटल का ऑक्साइड है, तो इसका नेचर कैसा है? बेसिक, 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 बेसिक। तो मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। इस बात पे ध्यान दो, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। देखो तुमने ना वो इंपोर्टेंट ऑक्साइड तो पढ़े थे एसिड रेन वाले, जैसे आपने एक ऑक्साइड पढ़ा था SO2, क्या पढ़ा था आपने? और एक पढ़ा था आपने NO2, क्या पढ़ा था आपने? NO2। तो ये जो है ना, ये नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है, यानी ये ऑक्साइड नॉन मेटल के हैं। अब मत करो, ठीक है? ये ऑक्साइड किसके हैं? नॉन मेटल के। तो जो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, ये नेचर में कैसे हैं? एसिडिक। ये नॉन कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। कैसे हैं? एसिडिक इन नेचर। नेचर ध्यान रखो, ये है ना नॉन मेटल के ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल के ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक। कैसे होते हैं? एसिडिक। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। कैसे ऑक्साइड है? ध्यान रखो कि नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं और मेटल वाले बेसिक होते हैं। तो जो नॉन मेटल वाले होते हैं ना, वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है? तो हमने पढ़ा कि हमारी जो मेटल है, जो वो जैसे ये मेटल है, तो जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो मेटल ऑक्साइड बन रहा है, तो ये भी आपका मेटल ऑक्साइड है। ठीक है? तो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अब देखो यहाँ पे एक्सेप्शन है, ये जो Al2O3 है ना, ये ऑक्साइड तो मेटल का है पर ये बेसिक नहीं है, पर ये बेसिक नहीं है। ठीक है? ध्यान रखो इस चीज को। जैसे आपने लिखा ये Al2O3 लिखा, ठीक है? तो ये ना एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये कौन सा ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये कौन सा ऑक्साइड है? ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। बच्चों ध्यान दो इस चीज के ऊपर कि सर मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं, और ये कैसा होता है हमारा? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या होता है? ये एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो एसिड से भी रिएक्शन करता है और बेस से भी, तो इसकी दोनों से रिएक्शन करो। देखो जैसे ये Al2O3 है ना, अब इसकी एसिड से रिएक्शन कराओ तो प्रोडक्ट क्या बना हमारा? प्रोडक्ट बना AlCl3 प्लस के H2O प्लस के H2O। तो ये बना हमारा सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज योर सॉल्ट एंड दिस इज योर वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है? अब देखो यहाँ पे कितने एल्युमिनियम है? यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है ना, तो यहाँ पे 2 लगाओ। क्या लगाओ यहाँ पर? अब यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गए ना, तो यहाँ पे 6 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पे? 6। अब यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पे 3 लगा दो। क्या लगा दो यहाँ पर? 3। तो बैलेंस हो गई। तो ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड कैसे होते हैं? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होता है? एम्फोटेरिक।
क्या होता है, एम्फोटेरिक। ठीक है, अब देखो इसकी एसिड से रिएक्शन होगी, अब इसकी बेस से रिएक्शन करो, किससे रिएक्शन करो, इसकी बेस से। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इसकी बेस से रिएक्शन करो NaOH से, तो प्रोडक्ट बनेगा आपका NaAlO2। क्या बनेगा, NaAlO2 प्लस के H2O प्लस के H2O। तो इसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्या कहते हैं इसको हम, सोडियम एल्यूमिनेट। बेटा एक बार बता रहा हूं मैं, सबकी आवाज आप सांस भी लोगे ना तो भी मैं पहचान लूंगा कौन सांस ले रहा है। तो इसलिए ये मत सोचो कि मैं नहीं ध्यान दे रहा हूँ या आवाज में आपकी आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब बेइज्जती महसूस होगी, चांटा पड़ेगा तो बिल्कुल यहाँ ध्यान दो। तो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये सोडियम एल्यूमिनेट है, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अच्छा बैलेंस करो। जैसे यहाँ पे 2 एल्युमिनियम है तो यहाँ पे 2 लगा दो, क्या लगा दो यहाँ पर 2। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 4, और इधर भी 4 ही है, इधर भी क्या है 4। बस यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि सोडियम 2 है, इधर 2 सोडियम है 2 लगाओ, तो इधर 5 ऑक्सीजन हो गया, उधर भी 5 है, बैलेंस हो गया, तो हो गया बैलेंस। तो ये ध्यान रहो, ये जो है ना ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक है, एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक पेपर में कई बार पूछा उसने कि एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड पढ़ाया था मेटल में तो क्या था, Al2O3, क्या था वो, तो नाम क्या था उसका, एल्युमिनियम ऑक्साइड, नाम क्या था उसका। और एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, वो एसिड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब थोड़ा एक बात और समझ ध्यान से, जैसे देखो समझो, ये हमारे पास क्या हो गया, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था ना, न्यूट्रलाइजेशन एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं। तो जैसे ये एसिड है, ये क्या है एसिड, और ये सॉल्ट और वाटर बन रहा है। देखो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस सॉल्ट और वाटर बनाते हैं ना, तो ये तो ये तो है ही एसिड, HCl तो एसिड होता है ना, तो इसका मतलब ये बेस हुआ, फिर क्या हुआ, ये बेस। देखो ये एसिड है ना, तो ये बेस हुआ। भाई ये तो दोनों होगा, कभी ये एसिड होगा कभी बेस होगा, एम्फोटेरिक है ना ये, तो इस वाली रिएक्शन में बेस है ये, इस वाली रिएक्शन में क्या है ये बेस, और इस वाली रिएक्शन में क्या है, हाँ क्योंकि बेस तो ये है ना, तो ये एसिड है। तो ये वाली रिएक्शन किसको शो कर रही है, बताओ बताओ, ये वाली रिएक्शन किसको शो कर रही है, ये वाली रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन। तो ये वाली रिएक्शन इसके कौन से नेचर को शो कर रही है, इसके बोलो, हाँ जी, ये वाली रिएक्शन इसके बेसिक नेचर को शो कर रही है। कौन से नेचर को, तो वो पूछेगा कि ये कौन से नेचर को शो कर रही है, तो ये बेसिक नेचर को शो कर रही है। और ये वाले कौन से नेचर को शो कर रही है, एसिड। इस चीज पे फोकस करना है आपको, जिसमें बेस है ना तो ये एसिडिक नेचर हुआ इसका, और जिसमें एसिड है तो इसका बेसिक नेचर हुआ, क्या हुआ इसका, हाँ। तो विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, तो क्या आंसर है, Al2O3। क्या आंसर है, वैसे तो और भी होते हैं पर तुम्हारी बुक में ये लिखा हुआ है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो याद कर लोगे ये, ठीक है। अच्छा जी, अब सुनिए, मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन से क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड। अब वो मुझसे पूछता है कि कुछ वो दो मेटल बताओ जो ना तो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है ना कोल्ड वाटर से, वो स्टीम से रिएक्शन करता है। तो किससे रिएक्शन करता है, स्टीम से। तो स्टीम से जो रिएक्शन करता है ना, स्टीम से रिएक्शन करने वाला जो मेटल है तो उसका नाम है हमारा आयरन। क्या नाम है उसका, हमारा आयरन। और एल्यूमिनियम, ये है आंसर, आयरन और एल्यूमिनियम। मतलब ये स्टीम से रिएक्शन करते हैं, हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, ये स्टीम से रिएक्शन करने वाली, ये पेपर में बहुत आता है। वो दो मेटल बताओ जो स्टीम से रिएक्शन करती हैं, तो आयरन है, आयरन और एल्यूमिनियम। तो जैसे आयरन है, और ये मैंने लिखा स्टीम का लिखा H2O गैस, H2O, एंड प्रोडक्ट बनाया मैंने Fe3O4। प्रोडक्ट क्या बनाया मैंने, Fe3O4 प्लस के हाइड्रोजन गैस, प्लस के हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे 3 आयरन है ना, तो यहाँ पे आप 3 लगाओ। क्या लगाओ यहाँ पे आप 3। अब यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है ना, तो यहाँ पे आप 4 लगाओ, लगा दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 8 हो गई, तो यहाँ पे आप 4 लगा दो। क्या लगा दें आप 4। बोलो बच्चों, तो ये रिएक्शन ऐसी है जो मतलब ये मेटल ऐसी है जो किससे रिएक्शन कर रही है, स्टीम से, स्टीम से, स्टीम से। तो आप पूछूंगा कि भाप से रिएक्शन करने वाला मेटल कौन सा बताया था मैंने, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, भाप से रिएक्शन करने वाला मेटल कौन सा था आपका, आयरन और एल्यूमिनियम, आयरन और। अब एल्यूमिनियम ले लो यहाँ पे, एल्यूमिनियम प्लस के H2O, और यहाँ पे गैस लिखो। क्या लिखो यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट बना दो। आपका प्रोडक्ट क्या बना दो, Al2O3, Al2O3 प्लस के H2 गैस, प्लस के H2। ये प्रोडक्ट बना के फिर बैलेंस करो, फिर क्या करो, बैलेंस। अब बैलेंस करो, यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पे 2 लगा दो, लगा दिया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लगा दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 होंगे, तो यहाँ पे 3 लगा दो। क्या लगा दो, यहाँ पर 3 लगा दो। तो ये ऐसी मेटल है जो किससे रिएक्शन करती है, भाप से। किससे, स्टीम से रिएक्शन करती है। किससे रिएक्शन करती है, स्टीम से रिएक्शन करती है, ठीक है। और जो विद वाटर जो रिएक्शन होता है ना, विद वाटर, तो किसका, विग्रसली होता है, बहुत तेजी से होता है, विग्रसली, VIGROUSLY। तो विग्रसली होता है सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम और पोटेशियम का, इनका बहुत तेजी से रिएक्शन होता है पानी के साथ। तो मैंने बताया था ना अभी, जैसे ट्वाइस ऑफ Na सोडियम प्लस के H2O, तो क्या बनेगा हमारा, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस के H2 प्लस के हीट, प्लस के हीट। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। क्या हो गया ये, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये क्या बना, एल्कली। क्या बना ये,
एल्कली माने ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। ये क्या है, एल्कली है ना, तो एल्कली माने ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं। अब जैसे दूसरी मेटल लो, ट्वाइस ऑफ के सॉलिड प्लस के H2O लिक्विड, तो क्या प्रोडक्ट बना आपका, प्रोडक्ट बना आपका ट्वाइस ऑफ KOH प्लस के H2 गैस प्लस के हीट, ठीक है। तो ये भी हमारा एल्कली है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम। और इसे मैंने बताया ना कास्टिक पोटाश कहते हैं, बताया था ना कल तुम्हें मैंने, क्या कहते हैं इसे हम, कास्टिक पोटाश। तो ये हमारा कास्टिक पोटाश है, कास्टिक। और ये क्या है हमारा, ये हमारा कास्टिक सोडा है, ये क्या है हमारा, कास्टिक सोडा। सो दिस इज योर कास्टिक सोडा, दिस इज योर कास्टिक पोटाश। तो पूछूंगा कि कौन सी मेटल ऐसी है जो स्टीम से रिएक्शन करती है, तो आंसर क्या है, एल्युमिनियम और आयरन। और कौन सी ऐसी मेटल है जो आपकी भाप से पानी से बड़ी तेज, स्टीम और भाप तो एक ही बात होगी, स्टीम और भाप तो एक ही बात है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी मेटल है जो पानी से बड़ी तेजी से अभिक्रिया करती है, सोडियम और पोटेशियम, और जो आराम से करती है, ठीक है, कौन सी है वो, हाँ, लेस विग्रसली करती है जो, ठीक है, लेस विग्रसली, जो मतलब आराम से कर देती है, ठीक है। तो बोलो, वो कैल्शियम है। तो कैल्शियम की जब पानी से रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस के H2 प्लस के। अब देखो जैसे कैल्शियम मेटल है, क्या है, कैल्शियम मेटल, तो इसके ऊपर अगर हाइड्रोजन गैस के जो बबल है वो स्टिक हो जाते हैं, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्या लिखेंगे हम, बबल्स ऑफ BUB, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बबल्स, क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, बबल्स ऑफ, हाँ, BUBBLES, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। स्टिक माने चिपक जाते हैं, स्टिक माने चिपक जाते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं, ड्यू टू विच इट फ्लोट, जिसकी वजह से ये मेटल क्या करती है, फ्लोट करती है, ड्यू टू विच इट फ्लोट, ठीक है, ये ध्यान रखना, कर लोगे, बोलो, ध्यान रखना, इसके जो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के, मेटल की सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लोट करती है, क्या करती है, फ्लोट करती है, तो पानी में तैरती है, ठीक है। तो कौन सी बोलेंगे हम आंसर, कैल्शियम। तो बड़े आराम से रिएक्शन करे पानी से, और बड़े तेजी से करे, और जो भाप से करे, हाँ वेरी गुड, आयरन और एल्युमिनियम। और जो ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, Al2O3, एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड भी और बेस भी है, ठीक है, मतलब वो एसिडिक नेचर भी शो करेगा, बेसिक नेचर भी, उसका उभय धर्म है, मतलब दो धर्म है उसके, उभय धर्मी, एम्फोटेरिक माने उभय धर्मी ऑक्साइड, उभय धर्मी ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपको पता करनी है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद करनी है। एक देखो, एक और रिएक्शन है मेटल की वाटर के साथ, मेटल की वाटर के साथ। तो मेटल जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये तो बता ही दिया ना, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, पीछे बता दीजिए सोडियम पोटेशियम में क्या बनेगा, ये मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेटल की वाटर से रिएक्शन तो बताई थी पीछे आपको, ट्वाइस ऑफ Na प्लस के KOH, सॉरी ट्वाइस ऑफ Na प्लस H2O, ट्वाइस ऑफ Na प्लस, यही तो थी, ऐसे तो शॉर्टकट में ऐसे था ना, ये ट्वाइस ऑफ Na प्लस के H2O बराबर क्या बन गया आपका, ट्वाइस ऑफ NaOH प्लस के H2 प्लस के हीट प्लस के H2 प्लस के हीट, ठीक है। ये मैं लिखना भूल गया था, इसको पहले लिखना था, ठीक है। तो मेटल को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, और मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो मेटल ऑक्साइड, मेटल, और मेटल ऑक्साइड की वाटर से करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड की अगर वाटर से करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा हमारा, मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल्स टू मेटल हाइड्रोक्साइड। कर लोगे, बोलो, मैं पूछूंगा ऐसे कि मेटल प्लस ऑक्सीजन वो क्या बनेगा बताओ, मेटल ऑक्साइड, ओके, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैसे, सिंपल क्वेश्चन कि वो मेटल बताओ जो स्टीम से कर रहा है रिएक्शन, आयरन एल्युमिनियम, वो मेटल बताओ जो पानी से विग्रसली कर रहा है, सोडियम पोटेशियम, कौन सी मेटल केरोसिन के तेल में रख रहे हैं, सोडियम पोटेशियम को, ठीक है। इस तरीके से कौन सी को चाकू से काट सकते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, कर लोगे, श्योर हो, चलो नोट करो। देखो अगर तुम ये बात करते ना कि बैलेंस नहीं है, तो ये बैलेंस कर सकते हो आप इसको, जैसे यहाँ पे 2 सोडियम है ना, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लगा लो ऐसे ऐसे, तो देखो 4 इधर हो गए और 4 इधर हो गए, बैलेंस तो मैंने सिखा रखा है आपको, ठीक है। एक बात ये देखो, जैसे ना मैंने मेटल की वाटर से जब रिएक्शन लिखी तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है, क्या बनता है, मेटल। अब इसको ना 2 स्टेप में समझ सकते हो आप, कि जब मेटल की पानी से रिएक्शन होती है ना, तो मेटल की जब पानी से रिएक्शन होती है तो सबसे पहले बनता है मेटल ऑक्साइड, क्या बनता है हमारा, मेटल ऑक्साइड प्लस के H2, क्या बनता है, प्लस के H2। जब मेटल की पानी से रिएक्शन होती है ना, तो पहले मेटल ऑक्साइड बना, फिर H2 बना, फिर ये जो मेटल ऑक्साइड होता है फिर ये पानी से फर्दर रिएक्शन कर लेता है,
ये जो मेटल ऑक्साइड होता है ये पानी से फर्दर रिएक्शन करके क्या बना देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हमने फाइनल प्रोडक्ट ही लिख दिया था, क्या लिख दिया था, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये स्टेप ये ऐसे मैंने लिख दिया था कि जब मेटल की वाटर से रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। तो दो पार्ट में सोच सकती हो कि मेटल जब पानी से रिएक्शन करेगा तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब वो जो मेटल ऑक्साइड है वो फिर पानी से रिएक्शन करके क्या बना देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। कर लोगे बैलेंसिंग, तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। बैलेंसिंग सिखा रखी है चैप्टर फर्स्ट में, समझ में आ गया नहीं आ गया, कर लोगे ऐसा, याद रखोगे ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड, एंड मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, एंड मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। कर लोगे, श्योर हो ना, बिल्कुल दिमाग में डाल लो अच्छी तरीके से, बिल्कुल ठीक है। पेपर में एमसीक्यू में कुछ भी पूछ, नॉन मेटल में उसमें पढ़ोगे आप प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, कि आयोनिक कंपाउंड में कौन कौन से गुण होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बात देखोगे आयोनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं बच्चों। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ये वो कंपाउंड्स होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स, ठीक है, ये वो कंपाउंड्स होते हैं which are formed by the transfer of electrons, which are formed by the transfer of electron, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनते हैं, किससे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन को देने से बनते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें आयोनिक कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम, आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का एग्जांपल हो गया NaCl, क्या हो गया, NaCl हो गया, हमारा CaCl2 हो गया, हमारा MgCl2 हो गया। तो ये हमारे आयोनिक कंपाउंड हो गए, क्या हो गए हमारे आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखो NaCl में कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये Na है, क्या है ये Na है, और ये तुम्हारा Cl है, ठीक है। अब Na की जो वैलेंसी होती है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखाओ, इसकी वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंसी मींस ऐसे, Na को ऐसे लिखते हैं ना, तो इसकी इस वाले इलेक्ट्रॉन को दिखाओ, तो इसकी वैलेंसी में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो क्लोरीन होता है ना, इसकी वैलेंसी, क्लोरीन जो होता है ना, क्लोरीन को ऐसे लिखो 2 8 7, तो इसकी वैलेंसी के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिखा दिए। तो इसको ना इस इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा, पूरा का पूरा इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया। तो सोडियम जब ट्रांसफर करेगा ना तो इस पे ऐसे प्लस का चार्ज आएगा और ये वाला ब्रैकेट बना दो, ठीक है। तो सोडियम, अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ऐसे करेगा 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 तो इसके पास पा लीजिए। और ये एक इलेक्ट्रॉन इसने, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये किससे लिया है इसने, सोडियम से, किससे लिया है इसने, तो ये सोडियम वाला आ गया 8 हो गए, और इस पे माइनस का दिखा दो, क्या दिखा दो इस पे, इस पे माइनस का चार्ज दिखा दो, क्या दिखा दो इस पे, माइनस का चार्ज। तो इस पे माइनस का चार्ज आ गया, तो इसको बड़े वाले ब्रैकेट में दिखाओ ऐसे, इसको छोटे वाले ब्रैकेट में दिखाओ, मेटल को नॉन मेटल को ऐसे दिखाओ। तो ये आयोनिक कंपाउंड ऐसे बनाना है, और वो पेपर में पूछते हैं आयोनिक कंपाउंड बना के दिखाओ कैसे बनता है। तो इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर कर दिया, पूरा का पूरा क्या ट्रांसफर कर दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड बन गया, क्या बन गया। तो आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना उसमें प्लस और माइनस होता है, जैसे ये A प्लस है, ठीक है, और ये B माइनस है, ठीक है। तो ये आयोनिक कंपाउंड प्लस और माइनस से बनते हैं, और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है, और जिन कणों के बीच अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है उन्हें सॉलिड कहते हैं, सॉलिड 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 क्या कहते हैं उन्हें। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, तो आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नेचर में सॉलिड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर सॉलिड इन नेचर, ये सॉलिड होते हैं नेचर में, ये नेचर में क्या होते हैं, सॉलिड, आर सॉलिड इन नेचर। वो पूछेंगे क्यों, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बिकॉज ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन देयर कैटायंस एंड एनायंस, बिटवीन देयर कैटायंस एंड एनायंस, बिटवीन देयर कैटायंस एंड एनायंस, बिटवीन देयर कैटायंस एंड एनायंस। ये चीज आपको पढ़नी है। तो पूछेंगे कि जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, और सॉलिड क्यों होते हैं, क्योंकि वो प्लस और माइनस से बनते हैं, उनमें एक पे प्लस होता है एक पे माइनस होता है, और जिन कणों के बीच में प्लस और माइनस के चार्ज होते हैं ना वो उनमें अट्रैक्शन होता है, और सॉलिड के कणों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, गैस में बहुत और भी कम होता है। तो इस वजह से सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, सॉलिड। अब जैसे मैं एक और आयोनिक कंपाउंड बना के दिखाऊं तुम्हें, जैसे मैंने यहाँ पे लिया, यहाँ पे मैंने कैल्शियम लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लिए, एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिया और एक क्लोरीन मैंने यहाँ लिया, ठीक है। अब क्लोरीन की वैलेंसी में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और कैल्शियम की वैलेंसी में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा दो, आप ऐसे दिखा दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके ऐसे हो गए, दिखा दिए 2 इलेक्ट्रॉन, दिखा दिए
इलेक्ट्रॉन दिखाने के दो तरीके होते हैं, डॉट या क्रॉस से दिखा सकते हो, चाहे तो आप ऐसे क्रॉस से दिखा दो, क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये कैल्शियम हो गया ना, अभी क्रॉस से दो इलेक्ट्रॉन दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन रहा। अब देखो इसको एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए, तो ये एक अपना इसको दे देगा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा अपना, दे दिया। अब कैल्शियम की हालत ऐसी हुई है, कैल्शियम अपने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसको 2 प्लस आ गया, क्या दो प्लस। लेकिन क्लोरीन के साथ क्या हुआ, क्लोरीन के साथ क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, और जो इसने ले रखा है वो ऐसे दिखाओ, ये लिया हुआ है इसने, ये इसने 8 हो गए, और माइनस लगाओ, और ऐसा लेने की देखो इसकी वजह से ही माइनस आ गया, और ऐसा 2 क्लोरीनों ने कर रखा है, 2 नीचे लगा दो, जो क्या लगा दो नीचे, तो ये क्या बन गया हमारा CaCl2, क्या बन गया हमारा, तो CaCl2 एक आयोनिक कंपाउंड है, और NaCl भी क्या है, एक आयोनिक कंपाउंड है। तो आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। दूसरा एक और प्रॉपर्टी इनके पास होती है, तो पहली जो थी ना, पहली प्रॉपर्टी तो ये थी इनका फिजिकल नेचर कैसा होता है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी इनका, फिजिकल नेचर। तो आपने क्या लिखा उसका आंसर, कि इनका फिजिकल नेचर सॉलिड होता है, क्या होता है बच्चों, सॉलिड, इनका फिजिकल नेचर क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिखने जा रहे हो कि ये कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दूसरी क्या लिखने जा रहे हैं हम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या लिखने जा रहे हैं हम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लिखने जा रहे हैं, ठीक है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोलो बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखने जा रहे हैं हम, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ओनली इन मोल्टन स्टेट, किस स्टेट में, मोल्टन स्टेट में, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, ओनली इन मोल्टन स्टेट, ठीक है, नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो पूछते हैं सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कर सकते हुए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, बोलो, क्योंकि सॉलिड स्टेट में जो इनके आयंस होते हैं ना, वो फ्री नहीं होते, वो फ्री नहीं होते, नॉट कंडक्ट इन, नॉट इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, बिकॉज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि सॉलिड स्टेट में है ना, देयर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, देयर आयंस आर नॉट फ्री, इनके जो आयंस होते हैं वो फ्री नहीं होते हैं, आर नॉट फ्री टू मूव, इनके जो आयन होते हैं वो घूमने के लिए फ्री नहीं होते हैं। और इसी बात को आपको पेपर में पूछा जाता है, वो पूछते हैं जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं पास करवाते, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयंस में फ्री नहीं होते, उनके आयंस बंधे हुए होते हैं। लेकिन जैसे तुम नमक को पानी में डालोगे, तो नमक को पानी में डालोगे उसका Na+ अलग हो जाएगा, Cl- अलग भग जाएगा, तो उसके आयंस खुल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। जबकि खाली नमक का पाउडर हाथ में लोगे तो आयन चिपके हुए होंगे, तो अगर मैं नमक में बिजली के 2 तार जोड़ दूं तो करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन नमक को पानी में डाल दो अब करंट फ्लो हो जाएगा, अब करंट, हाँ, क्योंकि नमक को पानी में डालने से नमक के आयंस खुल जाएंगे, नमक के आयंस, और आयंस जब खुलेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे तो करंट को फ्लो करवा देंगे, करंट को, हाँ। तो जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि मोल्टन स्टेट में उनके आयन घूमने के लिए फ्री होते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि सॉलिड स्टेट में उनके आयन घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये पूछते हैं, ठीक है, कि वो सॉलिड स्टेट में क्यों नहीं कंडक्ट करते। उसके बाद जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखिए इनका, क्या देखिए इनका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, वो हाई होता है, क्या होता है, हाई। हाई क्यों होता है, क्योंकि ये प्लस और माइनस से बने, और प्लस और माइनस में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। रीजन वही लिखना है, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, देयर मेल्टिंग पॉइंट है ना, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो उनका बॉइलिंग पॉइंट है इज हाई, इनका हाई होता है, ठीक है। हाई क्यों होता है, बिकॉज दे आर फॉर्म, क्योंकि वो किससे बने, बिकॉज दे आर फॉर्म, वो फॉर्म किससे हुए, बिकॉज दे आर फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बाय द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दे फॉर्म मत देखो, बिकॉज दे हैव लिखो, क्या लिखो, दे हैव, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन their cations and anions, between their cations, between their cations and anions, between their cations and anions, तो उनके cations और anions के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यही एकमात्र रीजन ऐसा है कि जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। ये सेम रीजन 2 क्वेश्चन किए हैं, तो सॉलिड क्यों होते हैं, सेम रीजन है, और उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं, ये भी उसी का रीजन है। दूसरा हमारा एक और है कि वो सॉल्युबिलिटी, हमारा अगला पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी। देखो नमक तो पानी में घुल जाता है ना, तो नॉर्मल सी बात है, पानी में घुलनशील होते हैं,
तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये पानी में क्या होता है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, पोलर सॉल्वेंट। बोलो वाटर को क्या कहते हैं हम, पोलर सॉल्वेंट। बच्चों वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। वाटर को हम पोलर सॉल्वेंट भी कहते हैं और क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो दे आर सॉल्युबल इन वाटर, दैट इज पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ना वो क्योंकि ये भी पोलर ही होते हैं। पोलर तुम समझोगे 11वीं क्लास में, मतलब जिनमें प्लस और माइनस होता है ना उन्हें पोलर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिनमें प्लस और माइनस दूर दूर होते हैं उन्हें पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। तो NaCl भी पोलर है, पानी भी पोलर है। देखो सुनो, जैसे Na है, ठीक है, और ये Cl है, अब ये प्लस और माइनस है। तो जिनमें प्लस और माइनस में दूरी होती है उन्हें पोलर कहते हैं। तो ये पोलर है। और पानी कैसा होता है, पानी ऐसा होता है, ठीक है, पानी का शेप ऐसा होता है, पानी का शेप। तो इसे बेंट कहते हैं। इस शेप को क्या कहते हैं, बेंट कहते हैं, या फिर वी शेप। पानी का शेप वी शेप होता है। ठीक है, तो पानी में ना एक नेगेटिव यहाँ होता है, एक पॉजिटिव यहाँ, एक नेगेटिव यहाँ, एक पॉजिटिव यहाँ। तो इनके नेगेटिव पॉजिटिव भी अलग होता है। तो ये भी पोलर है। तो जो जैसा होता है ना वो वैसे में घुलता है। पानी पोलर है, ये भी पोलर है, तो ये पानी में घुल जाते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, बट इनसॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल किसमें होते हैं, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये नहीं घुलते हैं। ठीक है, किसमें नहीं घुलते हैं ये, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो पानी को मैंने पा से पा बताया ना, पा माने पानी, पा माने पोलर। तो पानी पोलर होता है। ठीक है, और NaCl भी क्या होता है, पोलर। क्या होता है, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, एक नियम क्या होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो जैसा होता है वैसे में घुलता है। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक, केमिस्ट्री में नियम चलता है लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जो जैसा होता है ना वो वैसे में घुलता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, ऐसे। तो पानी पोलर है, तो ये पोलर सॉल्वेंट में घुल जाते हैं, पोलर सॉल्वेंट में। और पानी को मैंने एक और बोला था, क्या बोला था पानी को मैंने, है हाँ, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को क्या कहा था मैंने, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, कर लोगे। तो आयोनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी अगर मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कैसे याद करना, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ये क्या होते हैं सारे, पी माने फिजिकल नेचर, सॉलिड होते हैं। सी माने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। एम माने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। और एस माने सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलनशील होता है, पानी में घुलनशील। तो मोटी सी बात है। पी माने फिजिकल नेचर, पी माने उसमें क्या लिखोगे, सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं। और सी माने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ, तो किसमें करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, मोल्टन स्टेट में। और एम माने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो हाई होते हैं। और एस माने सॉल्युबिलिटी, पानी में घुलनशील होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं। तो ये हमारे क्या थे, दिस वाज ऑल अबाउट द आयोनिक कंपाउंड्स। वो एग्जांपल पूछते हैं, वो बनवाते हैं कि बना के दिखाओ आयोनिक कंपाउंड। दोबारा बनवा देता हूँ, देखो सुनो। जैसे आपने मैग्नीशियम लिखा, एक क्लोरीन यहाँ लिखा, एक क्लोरीन यहाँ लिखा। अब मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन दिखाओ। सर ये मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन है। अब क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अलग सा दिखा दो, ऐसे करके क्रॉस में दिखा दो इनको। ठीक है, तो मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन, अब कुछ नहीं करेगा, ये इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको दे देगा। अब ऐसे करके ना, अब मैग्नीशियम को ऐसे लिखो इस वाले ब्रैकेट में, ऐसे, ये ऐसे आ गया, ये वाला ब्रैकेट आ गया। अब क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन ने क्या कर रखा था, इसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे ना, भाई 7 तो पहले थे ना, 1 2 3 4 5 6, ये वाले थे 7 है। देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये 2 इसने लिए हैं। देखो एक लिया इसने, ये लिया इसने, और इस वाले की क्रॉस की से माइनस का निशान लगा, और ऐसा 2 नहीं करा, तो यहाँ पे 2 लिए, क्या यहाँ पे 2 तो बन गया ना आपका MgCl2। क्या बन गया आपका, तो आयोनिक कंपाउंड के एग्जांपल क्या होगी, CaCl2, MgCl2 और NaCl, Na। तो ये सब क्या होता है आयोनिक कंपाउंड। और मेन चीज किस पे फोकस करनी है कि बनते कैसे हैं, ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और अगर मैं तुम्हें दे दूं तो हमारे बीच में आयोनिक कंपाउंड बन जाएगा, प्लस और माइनस के। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसके पे आ जाता है प्लस, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है, और जो लेता है उस पे, तो इलेक्ट्रॉन माइनस का होता है ना, तो अगर मैं उससे ले लूंगा तो उसमें माइनस आ जाएगा। तो नोट करो बच्चों, मिनरल्स के बारे में, जैसे मिनरल्स क्या होते हैं, ठीक है बच्चों, आपको पढ़ना है मिनरल्स के बारे में। किसके बारे में, मिनरल्स, मिनरल्स के बारे में। देखो सुनो, सब्सटेंस ऐसी चीजें बच्चों नेचुरली प्रेजेंट, ऐसी चीजें जो नेचुरली प्रेजेंट है, सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट, इन द अर्थ क्रस्ट, सब्सटेंस नेचुरली प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट। अरे बच्चों शांत हो जाओ, इज कॉल्ड मिनरल्स। तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, मतलब पृथ्वी के अंदर जो चीजें हमें मिलती है नेचुरल तरीके से, नेचुरल तरीके से जो चीजें हमें अर्थ के अंदर मिलती हैं उसे मिनरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, मिनरल्स। ठीक है, तो जैसे हमें अर्थ से मिट्टी मिली, वो मिट्टी मिनरल है।
अब उस मिट्टी से हम सोना बाहर निकालते हैं, सोना माने मेटल। तो समझा गया, यानी ऐसी मिट्टी जिसमें सोना मौजूद होता है उस मिट्टी को ओर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? ओर। हर मिट्टी में सोना नहीं है, वो मिट्टी जिसमें सोना है उसे हम क्या कहते हैं? ओर। यानी वो मिट्टी जिसमें मेटल है उसे ओर कहते हैं। यानी ऐसे मिनरल्स जिनमें मेटल है उन्हें ओर कहते हैं। मिनरल्स को ओर कहते हैं, मिनरल्स को ओर कहते हैं क्योंकि उनको कहते हैं जिनमें मेटल्स है, जिनमें क्या है? मेटल्स। लेकिन उस मेटल को ऑब्टेन कैसे करना है? प्रॉफिटेबल तरीके से। ऐसे नहीं कि मेटल को ऑब्टेन करने में ज्यादा खर्चा आ जाए। प्रॉफिटेबल तरीका होना चाहिए, लाभदायक तरीका होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता। तो और की डेफिनेशन में दोनों चीज लिखनी होती है, प्रॉफिटेबल एंड चीप। प्रॉफिटेबल एंड चीप। तो और क्या होता है बच्चों? और मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं ये? और क्या होता है? और भी ये मिनरल्स होते हैं। क्या होता है ये? मिनरल्स। मतलब ऐसे मिनरल्स, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच those minerals from which metal can be extracted। यानी ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन ए प्रॉफिटेबल एंड चीप वे। चीप समझते हो? सस्ता तरीका, सस्ता एवं लाभदायक तरीका। तो यू हैव टू यूज दीज टू वर्ड्स। इन दो वर्ड्स के बिना नहीं वो चेक करेगा आपका डेफिनेशन। तो बोलेगा कि ऐसे मिनरल्स जिनसे हम मेटल को ऑब्टेन कर सकें सस्ते एवं लाभदायक तरीके से, तो उन मिनरल्स को ओर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओर। तो मिनरल्स को क्या कहते हैं? ओर। लेकिन किन मिनरल्स को? जिनसे हम मेटल को ऑब्टेन कर सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो उन्हें हम ओर कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? ओर। अब सुनिए किस किस के ओर पढ़ने सुनो। जैसे मरकरी का ओर है इसे कहते हैं सिनेबार। क्या कहते हैं इसे हम? जैसे कॉपर का ओर है इसे कहते हैं कॉपर ग्लांस। क्या कहते हैं इसे हम? कॉपर ग्लांस। कॉपर, ये मरकरी का ओर है इसे सिनेबार कहते हैं। ये कॉपर का ओर है इसे कॉपर ग्लांस कहते हैं। ये ZnCO3 है इसे कहते हैं जिंक कैलामाइन। इसे कहते हैं हम जिंक कैलामाइन। ये जिंक का ओर है, ये कॉपर है कॉपर ग्लांस, और ये मरकरी का सिनेबार है। मरकरी का क्या है? देखो एक बात याद रखो, देखो अगर एलॉय है, एलॉय मरकरी का एलॉय है, ध्यान रखो इस चीज को। अगर मरकरी का एलॉय है तो उसे अमलगम कहते हैं। अमलगम, कंफ्यूज मत होना इसमें, ये अमलगम है। क्या है? ए माने ये एलॉय है, अमलगम क्या है? एलॉय। अमलगम को ए से पकड़ाना, यानी वो मरकरी का एलॉय है। मरकरी का एलॉय है। लेकिन अगर आपने लिखा सिनेबार, क्या लिखा? तो अब ये ओर है, ये क्या है? ओर। ये मरकरी का ओर है। यहां से इस बात में ध्यान रखना, सिनेबार एलॉय है, सिनेबार ओर है, अमलगम एलॉय है। अमलगम क्या है? एलॉय। एलॉय समझते ना? मैंने बताया अगर एक मेटल मरकरी है और दूसरी मेटल कुछ भी हो तो एलॉय क्या बनेगा हमारा? एलॉय हमारा अमलगम बनेगा। क्या बनेगा? अमलगम। तो अमलगम के लिए पूछते हैं क्वेश्चन कि वन ऑफ द मेटल शुड बी क्या होना चाहिए अमलगम के लिए? वन ऑफ द मेटल शुड बी मरकरी। वन ऑफ द मेटल शुड बी किसके लिए? अमलगम के लिए। तो एक मेटल मरकरी होनी चाहिए। अब सुनो, एक वर्ड तुम्हें पढ़ना है, दैट इज रोस्टिंग। रोस्टिंग माने होता है गर्म करना। क्या होता है? यानी हम हीट करेंगे, हीटिंग द ओर इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग द ओर इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन भी लिख सकते हो, या सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग द ओर इन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। क्या कहते हैं हम इसे? रोस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? रोस्टिंग। और आगे लिख दो, और इन रोस्टिंग में क्या होता है? और इन रोस्टिंग, और छोड़ो, देखो सुनो, इन रोस्टिंग में क्या होता है? जो हमारा कार्बोनेट ओर है ना, इन रोस्टिंग जो कार्बोनेट जो ओर है, रोस्टिंग में जो सल्फाइड ओर है, इन रोस्टिंग सल्फाइड ओर जो है गेट्स कन्वर्टेड इनटू एन। रोस्टेड में क्या होता है? जो सल्फाइड ओर होता है ना हमारा, वो ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड ओर में। देखो ध्यान दो बच्चों, सल्फाइड किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड में। देखो जैसे ये एक सल्फाइड ओर है, अब इसकी मैंने ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? ट्वाइस ऑफ HgO, ट्वाइस ऑफ SO2, ट्वाइस ऑफ, देखो ये सल्फाइड ओर है ना, तो किस में कन्वर्ट हो गया? ये ऑक्साइड में। अब इस ऑक्साइड ओर को हम हीट करेंगे। क्या करेंगे? हम इसे हीट करेंगे और हमें मिलेगा ट्वाइस ऑफ Hg प्लस के O2। देखो ऐसे मिलती है। तो मरकरी के ओर से हमने क्या ऑब्टेन कर ली? यहाँ पे मरकरी। क्या ऑब्टेन कर ली हमने? मरकरी। तो मरकरी के ऑप्टेन से क्या प्राप्त कर लिया हमने? मरकरी। ऐसे मिलती है मरकरी।
तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रोस्टिंग। क्या कहलाती है? रोस्टिंग। जैसे आप कॉपर का और पकड़ लो, आपने कॉपर का और लिया, Cu2s ट्राइस ऑफ O2। सल्फाइड को बनाओ, ये ट्वाइस ऑफ Cu2O ट्राइस ऑफ SO2। ये लिया हमें, देखो ये कॉपर ग्लास है, ये बन गया ना, सल्फाइड किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्साइड में। किसमें कन्वर्ट हो गया? अब ये जो 2Cu2O है, इसे हमने वापस Cu2s से रिएक्शन करवा के बनाया 6Cu प्लस के SO2, 6Cu प्लस के, तो ये बन गया ना, देखो कॉपर ग्लास से क्या बन गई हमारी? कॉपर। ठीक है, तो ये भी क्या है? रोस्टिंग है। ये भी क्या है? रोस्टिंग है, क्योंकि आप ऑक्सीजन डाल रहे हो ना बार बार। क्या डाल रहे हो आप? तो यहाँ पे ट्राइंगल लगा दिया, माने हीट करना। क्या मतलब? ट्राइंगल माने क्या होता है? हीट करना। सही है। अब देखो सुनो, अब मैंने लिया जिंक कैलामाइन, ठीक है, अब इसको मैंने हीट किया, तो हीट करने से बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस के कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड प्लस के, अभी जो जिंक ऑक्साइड है, ये जो हमारा जिंक ऑक्साइड है, इसमें हमने कार्बन डाल के क्या बना दिया? जिंक प्लस के कार्बन मोनोऑक्साइड। जिंक प्लस के कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैल्सिनेशन है। क्या है ये? मतलब इसमें आपने ऑक्सीजन नहीं डाली ना, क्या नहीं डाली आपने? हाँ, तो जिसमें आपने ऑक्सीजन नहीं डाली उसमें आपने क्या करा? कैल्सिनेशन। क्या करा आपने? कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन माने क्या होता है? हीटिंग द ओर। हीटिंग द ओर, हम इसे ओर को हीट करेंगे। हीटिंग द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हीटिंग द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई, हम इसे किसमें हीट करेंगे? इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2। ठीक है, तो इस कार, तो हम उसे क्या बोलेंगे? हीटिंग द ओर इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ O2 इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। इज कॉल्ड कैल्सिनेशन। अब कोमा डाल के इन कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन में क्या हो रहा है? इन कैल्सिनेशन में कार्बोनेट जो ओर है, कौन सा ओर है? कार्बोनेट ओर, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्साइड ओर में। कार्बोनेट ओर गैस कन्वर्टेड, कार्बोनेट ओर गैस कन्वर्टेड इनटू एन ऑक्साइड ओर। तो कार्बोनेट ओर किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ऑक्साइड ओर में। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ये आपको ध्यान देना। ठीक है, तो कैल्सिनेशन में कौन किसमें कन्वर्ट होता है? देखो एक शॉर्टकट बता दूं, आप ऐसे याद करो, रोज पियो कोक। रोज क्या पियो? पी मत लेना, बता रहा हूं। यानी सल्फाइड और किसमें कन्वर्ट होता है? ऑक्साइड और में। यानी सल्फाइड कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में रोस्टिंग में, एंड कार्बोनेट कन्वर्ट होता है ऑक्साइड में इन केस ऑफ कैल्सिनेशन। इन केस ऑफ, तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट बिकम ऑक्साइड और रोस्टिंग में सल्फाइड बिकम ऑक्साइड। सल्फाइड बिकम ऑक्साइड। ठीक है, तो रोस्टिंग माने होता है ऑक्सीजन की सप्लाई में हीट करना, और कैल्सिनेशन माने होता है लिमिटेड सप्लाई में हीट करना, कम सप्लाई में हीट करना, कम सप्लाई में हीट करना। तो हो गया कैल्सिनेशन। क्या हो गया वो? कैल्सिनेशन। कर लोगे। इसके बाद इसमें आता है आपका कोरोजन। क्या आता है आपका? और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो पहले कोरोजन पढ़ लेते हैं। तो कोरोजन मैंने बताया था आपको, कोरोजन क्या होता है? द डिटेरियोरेशन। क्या होता है? द डिटेरियोरेशन माने विनाश होना। द डिटेरियोरेशन ऑफ मैटर, द डिटेरियोरेशन ऑफ मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस, द डिटेरियोरेशन ऑफ मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ, बोलो किसकी प्रेजेंस में? एसिड, कोमा वाटर, ठीक है, कोमा मॉइस्चर एटसेट्रा, कोमा मॉइस्चर एटसेट्रा। ठीक है, ड्यू टू विच, जिसकी वजह से क्या होता है? ठीक है, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, अ लेयर ऑफ कौन से ऑक्साइड? ड्यू टू विच अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड, ठीक है, गेट्स फॉर्म्ड ओवर इट, गेट्स फॉर्म्ड ओवर इट। तो उसके ऊपर किसकी परत जम जाती है? हाइड्रेटेड ऑक्साइड की। हाइड्रेटेड ऑक्साइड। जैसे मैंने कहा ना, इसका एग्जांपल क्या दिया था मैंने आपको कोरोजन का? फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ एन आयरन। फॉर एग्जांपल क्या बताया था मैंने आपको? रस्टिंग ऑफ एन आयरन, रस्टिंग ऑफ एन आयरन, जैसे लोहे पे जंग लगना, लोहे पे। हाँ, तो जंग का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या था बच्चों? Fe2O3 डॉट, देखो ये हाइड्रेटेड ऑक्साइड हो गया ना, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। अब इसको कैसे बताते हैं? गैल्वेनाइजेशन से। कैसे बचाते हैं हम इसको? गैल्वेनाइजेशन। यानी इस, ये अगर लोहा है, ये क्या है हमारे पास? लोहा, तो इसके ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं हम? जिंक की। तो लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ये पूछ सकते हैं कि लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ाते हैं। बाकी बताइए सिल्वर कैसे आती है आपको? काली। सिल्वर इस वजह से काली हो गई है ना, क्योंकि उसके ऊपर इसकी परत जमा हो गई है। एंड कॉपर क्या हो गया आपका? हरा। कॉपर क्या हो गया आपका? क्योंकि उसके ऊपर इसकी परत जमा हो गई है। तो सिल्वर के ऊपर किसकी परत जमा हो गई है? सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड की। एंड कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर के ऊपर कॉपर कार्बोनेट की परत जमा हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड कोरोजन, दिस इज कॉल्ड। बाकी आपको तरीके याद है ना सारे? पोगा सीएम याद है आपको? पोगा सीएम याद है आपको? पोगा सीएम,
पोगा सीएम है ना। पोगा माने कैसे बचा सकते हैं, पेंटिंग से। कैसे बचा सकते हैं, ओ माने ऑयलिंग से, ओ माने, जी माने ग्रीसिंग से, जी माने, और ए माने एनोडाइजिंग, ए माने, और सी माने क्रोम प्लेटिंग, सी माने कोई से भी मेथड लिख देना, और एम माने मेकिंग एलॉय। एम माने क्या होता है, मेकिंग एलॉय, मेकिंग एलॉय, एलॉय बना एलॉय। यहाँ पे एनोडाइजिंग पढ़ लो। एनोडाइजिंग में क्या होता है, जैसे एल्युमिनियम होता है, क्या होता है ये, एल्युमिनियम के ऊपर है ना एक परत जम जाती है एल्युमिनियम ऑक्साइड की। किसकी परत जम जाती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो एल्युमिनियम को खराब होने से बचाती है। तो एल्युमिनियम के ऊपर किसकी परत जम जाती है बच्चों, एल्युमिनियम ऑक्साइड की, इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। ये परत एल्युमिनियम को खराब होने से बचाती है, तो इसे क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं इसे, एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं बच्चों, इसे एनोडाइजिंग कहते हैं। कौन, अगला है ना, सुनिए। अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज एलॉय, दैट इज एलॉय। एलॉय इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है, ये इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ये कैसा मिक्सचर होता है बच्चों, इट इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है, किसका, ऑफ टू और मोर मेटल्स, ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो या दो से ज्यादा मेटल्स का, ठीक है, और मेटल विद अ नॉन मेटल, और मेटल विद अ नॉन मेटल। या तो दो मेटल को आपस में घोल दो, या मेटल में नॉन मेटल, और मेटल विद अ नॉन मेटल, और मेटल विद अ नॉन मेटल, मेटल विद अ नॉन। कैसे बनता है, इट इज मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल, इट इज मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग, इट इज मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग। तो पहले जो प्राइमरी मेटल है ना, इट इज मेड बाय फर्स्ट मेल्टिंग द प्राइमरी मेटल। तो प्राइमरी मेटल को हम क्या करते हैं, पहले पिघलाते हैं, ठीक है, एंड देन डिसॉल्व करते हैं अदर मेटल को, एंड देन डिसॉल्व, एंड देन क्या करते हैं हम, डिसॉल्व द अदर मेटल इनटू इट, एंड देन डिसॉल्व द अदर मेटल इनटू इट, ठीक है, इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन, इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन, इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन, इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, एलॉय। तो एलॉय का मतलब होता है मेटल को मेटल में डालिए या मेटल को नॉन मेटल में डालिए। तो पहले मेटल को पिघलाइए, उसको वो कर दीजिए हलवा जैसी, और फिर दूसरे मेटल का पाउडर उसको बना के सुखा के, उसे क्या कहते हैं, एलॉय। तो पहले प्राइमरी मेटल को मेल्ट करते हैं, फिर दूसरी मेटल को एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में उसके ऊपर डालते हैं, उससे एलॉय बनता है। क्या बनता है उससे, एलॉय। तो किसका एलॉय कौन कौन सा होता है वो याद करना है। जैसे ब्रास किस किस का एलॉय है आपको पता होना चाहिए। ब्रास है कॉपर से, ब्रास किसका है, ब्रॉन्ज किसका है, सोल्डर किसका है, टिन और लेड, टिन और लेड। अमलगम किसका है, अमलगम, अमलगम किसका है, ठीक है। मैग्नीशियम किसका है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और एंड स्टेनलेस स्टील किसका है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस, इसमें है आयरन है आपका, निकेल है, क्रोमियम है, कार्बन है और मैग्नीज है। क्या है, ये किसका एलॉय है, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो ये सारे एलॉय में पूछूंगा आपसे कि ब्रॉन्ज, ब्रास किसका है, ब्रॉन्ज किसका है, सोल्डर किसका है, ठीक है, ये सारे एलॉय हैं। क्या है, सारे एलॉय। उसके बाद एक प्योर गोल्ड पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। तो प्योर गोल्ड कितना होता है, प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट। प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट, ठीक है। तो गोल्ड को कैरेट में नापते हैं, CARAT, गोल्ड से नापते हैं कैरेट में। तो अगर मेरे पास 18 कैरेट गोल्ड है तो उसमें कितने कैरेट की इम्प्योरिटी हुई, 6 कैरेट की। 24 बनाना है ना, तो 6 कैरेट की क्या होगी, इम्प्योरिटीज। 6 कैरेट की क्या होगी, तो इम्प्योरिटीज कॉपर की डालते हैं, सिल्वर की डालते हैं, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम। तो हम इस तरह की इम्प्योरिटी गोल्ड के अंदर डालते हैं, कॉपर की, सिल्वर की और एल्युमिनियम की, ठीक है। तो अगर मेरे पास 22 कैरेट गोल्ड है तो कितने की इम्प्योरिटी हुई, तो 2 कैरेट की क्या हुई, इम्प्योरिटी, 2 कैरेट की क्या हुई। हाँ, तो गोल्ड को इसमें आपसे बताओ, कैरेट में, CARAT, गाजर वाला कैरेट नहीं है ये, CARAT, CARAT। तो गोल्ड को किसमें नापते हैं हम, कैरेट में नापते हैं, कैरेट में, किसमें नापते हैं हम, कैरेट में। चलो करो याद करो। देखो सुनो बच्चों, आपका एक जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, रिफाइनिंग ऑफ, देखो मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं, मतलब मेटल को शुद्ध कैसे करते हैं, शुद्ध। इसमें आता है क्वेश्चन, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कंटेनर हो गया, अब ये हमारे पास हो गया एनोड कैथोड। क्या हो गया हमारे पास, एनोड कैथोड, ठीक है। ये एनोड हो गया, मान लो ये एनोड है। तो मतलब जो इम्प्योर है ना, जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है, जो इम्प्योर मेटल स्ट्रिप है वो एनोड है। यही वो पूछता है आपसे कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करी है तो उसमें इम्प्योर वाला इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, ठीक है। और एनोड क्या होता है हमारा, प्लस। एनोड क्या होता है हमारा, प्लस। ये एनोड प्लस हो गया। और ये क्या है हमारा बच्चों, ये हमारा कैथोड है। क्या है हमारा, ये कैथोड है। तो ये प्योर कॉपर स्ट्रिप है। क्या है ये, प्योर कॉपर स्ट्रिप, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब करंट पास करके मेटल को रिफाइन करना, करंट पास करके मेटल को
जैसे कॉपर को रिफाइन करना, सिल्वर को, गोल्ड को, प्लेटिनम को, ठीक है, किस किस को, कॉपर को, सिल्वर को, गोल्ड को और प्लेटिनम को, इनको रिफाइन करना है, क्या पास करके, इलेक्ट्रिक करंट पास करके। तो इसे क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। दो क्वेश्चन पहले यहाँ पे, इम्प्योर हमने किसको रखा है, एनोड को, वेरी गुड, एंड प्योर कैथोड। अब मान लो तुम्हें कॉपर को प्योरीफाई करना है, तो ये वाला इलेक्ट्रोड मान लो आपको कॉपर का है, तो ये वाला भी कॉपर का है, ये वाला भी किसका है, कॉपर का, ठीक है। तो ये प्योर कॉपर, ये इम्प्योर कॉपर, ठीक है। अब जैसे कॉपर का ना, तो नीचे जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ जो सॉल्यूशन भरा होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहते हैं उसे, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो कॉपर से रिलेटेड होगा, जैसे यहाँ पे कॉपर का है तो CuSO4 होगा, मतलब जैसा मेटल है ना वैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा। जैसे कॉपर का मेटल है ना, तो इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का ही होगा, इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर का। अगर मेटल किसका है, कॉपर का, तो इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा, कॉपर का ही होगा। कॉपर सल्फेट मान लो जिंक का होता तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता, जिंक सल्फेट, ठीक है। तो अब बात मत करो बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, जैसे कॉपर है तो ये ऐसे होगा, इसमें Cu2 प्लस SO4 2 माइनस SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब देखो होगा क्या इसमें, जो इम्प्योर कॉपर है ना वो यहां से छूट के सॉल्यूशन में आ जाएगी, जो इम्प्योर कॉपर है वो नीचे आ गई Cu2 प्लस, जो इम्प्योर कॉपर कौन सी आ गई, Cu2 प्लस, ये यहाँ इम्प्योर यहाँ गई। अब ये वाली जो कॉपर है ये इस पे डिपॉजिट हो गई, इस पे, ये इस पे क्या डिपॉजिट होगी, प्योर कॉपर। तो ये इलेक्ट्रोड प्योर कॉपर का हो गया, ये इलेक्ट्रोड किसका हो गया, प्योर कॉपर का। देखो वन सेकेंड, ये जो इम्प्योर इलेक्ट्रोड है ना, इम्प्योर जो है एनोड इम्प्योर, यहाँ से कॉपर छूट के कहाँ गई, सॉल्यूशन में आ गई, सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन की जो कॉपर है इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ पे दो छोटे कॉपर, तो दो ही कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्ट्रिप है ये प्योर कॉपर का मिलेगा और ये पूरा गल जाएगा और ये मोटा हो जाएगा, और ये तो हम इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकालेंगे, इस पे कॉपर चिपकी होगी, तो हमने कॉपर को प्यूरिफाई कर लिया। क्या कर लिया हमने, क्योंकि तो इम्प्योर कॉपर से हमने प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लिया, इम्प्योर कॉपर से प्योर कॉपर। देखो वन सेकेंड, ये कॉपर नीचे सॉल्यूशन में आ गई, सॉल्यूशन से इक्विवेलेंट अमाउंट में कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो गई। यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइट, ये कॉपर कहां से है, यहां से, ये जो आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रखा ना, तो कैसे ब्रेक होगा ये आपका ऐसे ब्रेक होगा, SO4 2 माइनस, ये ऐसे ब्रेक होगा। तो ये जो कॉपर है इलेक्ट्रोलाइट की है, तो इलेक्ट्रोलाइट की कॉपर इस पे डिपॉजिट हो जाएगी, इस पे पूरे पे। तो ये हमें किसका मिलेगा, ये प्योर कॉपर का और ये इम्प्योर कॉपर का, ठीक है। अब ये जो हमारा एनोड है ना, इससे भी पूरी प्रोसेस रहेगी, तो एनोड के नीचे कुछ इंप्योरिटीज जमा हो जाएंगे ऐसे, एनोड के नीचे कुछ गंदगी मिलेगी हमें, तो उसे एनोड मड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, एनोड मड, एनोड मड। तो कभी कभार हमसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है ना एनोड के नीचे, तो उसे क्या कहते हैं हम, एनोड मड। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग एक तरीका होता है जिसमें हम मेटल, जैसे कि कॉपर है हमारा, निकल है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या करते हैं, रिफाइन। तो इस प्रोसेस में हम इम्प्योर, जो इम्प्योर मेटल है वो किसका बना होता है, एनोड का। इम्प्योर मेटल किसका बना होता है, एनोड का। इम्प्योर किसका बना होता है, और वो ये पूछता है बच्चों, इम्प्योर किसका बना होता है, एनोड का। एनप्योर किसका बना होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एंड कैथोड पे क्या होता है, प्रोडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, प्रोडक्शन। तो दिस मेथड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। तो कैसे इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में लिख देंगे, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में, ठीक है। मेटल्स लाइक, कौन कौन सी मेटल्स, मेटल्स लाइक सिल्वर, मेटल लाइक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, निकिल, कॉपर, ठीक है, आर इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइंड, आर इलेक्ट्रोलाइटिकली, इनको हम इलेक्ट्रोलाइटिकली क्या करते हैं, रिफाइंड करते हैं। क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन दिस मेथड, तो इस मेथड के अंदर अ मेटल ऑफ इम्प्योर, ठीक है, अ मेटल, जो मेटल है इज मेड अप ऑफ एनोड, जो इम्प्योर मेटल है वो किसकी बनी होती है, एनोड की, इसकी बनी होती है। एंड अ मेटल, एंड अ प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, एंड प्योर मेटल, ठीक है, ये ध्यान देना, एंड प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड, इज मेड अप ऑफ कैथोड, इज मेड अप ऑफ कैथोड, ठीक है। बोलो, प्योर मेटल इज मेड अप ऑफ कैथोड। फिर थोड़ा आगे लिखो कि मेटल जो फ्रॉम एनोड गैस डिजोल्व, गैस वो किस में डिजोल्व हो जाती है, सॉल्यूशन में, ठीक है, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन। एंड फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम द सॉल्यूशन से फिर क्या होता है, एन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ मेटल, फ्रॉम द सॉल्यूशन एन इक्विवेलेंट अमाउंट, एन इक्विवेलेंट अमाउंट, ठीक है, ऑफ दैट मेटल गेट डिपोजिटेड ओवर, ऑफ दैट मेटल, ऑफ दैट metal gets
डिपॉजिटेड किसके ऊपर, ओवर द प्योर मेटल स्ट्रिप दैट इज कैथोड, ओवर द प्योर मेटल स्ट्रिप, प्योर मेटल स्ट्रिप दैट इज कैथोड, दैट इज कैथोड, है ना। एंड इम्प्योरिटीज, and those impurities which are settled down, those impurities which are settled down, और जो impurity हमारी नीचे बैठ जाती है are settled down, those impurities which are settled down, ठीक है, below the anode, below the anode, जो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एनोड मड। क्या कहते हैं उसे हम, एनोड मड, उसे हम एनोड मड कहते हैं। और ये पूछ सकते हैं, इसमें यही पूछते हैं कि इम्प्योर मेटल स्ट्रिप किसका है, एनोड का। एंड प्योर मेटल स्ट्रिप किसका है, और जो एनोड के नीचे इम्प्योरिटीज हैं, और किसको इलेक्ट्रोलाइटिकली रिफाइन करा है हमने, किसको करा बच्चों, कॉपर को करा है, जिंक को भी कर सकते हैं, निकिल को भी कर सकते हैं, सिल्वर को भी कर सकते हैं, गोल्ड को भी कर सकते हैं, टिन को भी कर सकते हैं। किसको कर सकते हैं, टिन को भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो निकाल दो इसको।